अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेजबान समी इब्राहिम। नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। सिंध असेंबली में गवाहों के तहफ्फुज का बिल मुत्तफिका तौर पर मंजूर। क्या एमक्यूएम की नाराजगी खत्म? इशरतुल आबाद का मुस्तकबिल क्या है? IMF के साथ मुआहदा, डॉलर 127 रुपए का हो जाएगा। अवाम की परेशानियां बढ़ेंगी। तालिबान आखिर चाहते क्या हैं? फौज अब क्या सोच रही है? टांक में मौलाना फजलुर रहमान के बेटे को इमरान खान की तहरीक इंसाफ ने हरा दिया। पाकिस्तान का इक्तसादी दारुल खिलाफा कराची इस वक्त यकीनन एक शदीद मसाइल का शिकार है। वहाँ पर टारगेटेड ऑपरेशन की बात की जा रही थी, लेकिन अभी जो ताज़ा तरीन खबर आई है कि वहाँ लियारी में कत्ल हुआ है जफ़र बलोच का, जो अमन कमेटी के रहनुमा थे। एक कशीदा सी सूरत हाल है। इस सब्जेक्ट पर मैं अगले हिस्से में बात करूंगा कि किस तरह उनको कत्ल किया गया और क्या मुहर्रिकात थे। लेकिन सबसे पहले ये बताता चलूं कि जो 5 सितंबर से वहां पर टारगेटेड ऑपरेशन शुरू किए गए, बताया जा रहा है कि उसमें तकरीबन 1000 रेड्स हुए, 1200 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार किए गए, लेकिन कोई भी बड़ा भत्ताखोर गिरफ्तार नहीं हो सका। कोई भी उनमें से ऐसा शख्स शामिल नहीं है जो सेक्टेरियन किलिंग में इन्वॉल्व हो। कोई भी ऐसा शख्स उसमें शामिल नहीं है जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो। और फिर उसके बाद जो वहाँ पर सियासी क़यादत थी, उसके हवाले से भी ये खबरें आई कि वो एक बड़ी आपस में तफरीक का शिकार हैं। लेकिन आज एक अच्छी खबर मिली सिंध असेंबली में कि गवाहों के तहफ्फुज़ के बिल पर यूनानिमसली तमाम सियासी जमातों ने दस्तखत किए और उसके बाद ये एक मैसेज दिया कि अगरचे हमारे इख्तलाफात हैं, लेकिन इसके बावजूद हम जो अहम मामलात हैं, दहशतगर्दी शहर से पाक करने के जो मंसूबे ऐसे होंगे जो सही समझे जाएंगे, उस पर सियासी क़यादत इकट्ठी होगी। इसके अलावा और भी कुछ एक खबर है गवर्नर इशरतुल आबाद के मुस्तकबिल के हवाले से। समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, नहीं दिया, वो कब आएंगे। आज इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे MQM के रहनुमा जनाब वासे जलील से। वासे साहब, पहले तो ये बयान कीजिए कि ये जो इस वक्त तक जो रिपोर्ट है जिसमें 1000 से ज़ायद रेड हुए, 1200-1300 लोग गिरफ्तार हुए, लेकिन उनमें कोई भी बड़ा एक्सटॉर्निशिस नहीं है, कोई उसमें बड़ा सेक्टेरियन वायलेंस में जो इन्वॉल्व कोई मुल्ज़म हो वो नहीं है। क्या इस कारकर्दगी के हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए समी साहब, जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने जिस एप्रीहेंशन का जो इजहार किया था, यकीनन यहाँ की सूरत हाल इतनी एग्जॉस्ट हो गई थी और उसी एग्जॉस्ट होने के बाद कायदे तहरीक अल्ताफ़ भाई ने जो है वो फ़ौज बुलाने का मुतालबा किया था। और सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गई थी कि कराची में एवरेज बेसिस पर 15 से 20 अफराद जो हैं गुज़िश्ता महीने, बिलखुसूस अगस्त के महीने में जो है वो उन्होंने अपनी जान से जो है वो हाथ धोए थे। तो ये बड़ी तकलीफ़ दह एक अमल था और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट यही बता रही थी कि कराची में जो जराइम पेशा अफराद हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जाए और कार्रवाई जो है वो मुनसिफ़ाना अंदाज में हो और गैर जानिबदाराना हो। मगर उसका वावेला शायद इतना मचाएगा उस ऑपरेशन का कि जो असल इस शहर में करने वाले जितने भी जराइम पेशा अफराद हैं वो पहले से ही यहाँ से या तो पाकिस्तान में कहीं जाके छुप गए हैं या फिर उनको जो है वो बैरून मुल्क भी जो है वो फ़रार करा दिया गया। तो बहुत सारी सूरत हाल हैं, मगर मैं फिर भी उस सूरत हाल को अप्रिशिएट करूँगा कि फ़ेडरल गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया, जो यहाँ पर टारगेटेड एक्शंस की बात हुई, भले से वो 1000 रेड हैं, जितने भी 100 जितने भी रेड आपने मतलब स्टैटिस्टिक्स दी और उसमें कई 100 लोग गिरफ़्तार हुए, उसमें बिल्कुल गिरफ़्तार करें। यकीनन सूरत हाल जो है वो आगे चलती रहेगी, ज़्यादा ये एक दिन का मामला नहीं है और सूरत हाल आगे जाके जो है वो यकीनन बेहतर होगी। मगर ये कांस्टेंट सूरत हाल यहाँ पर चाहिए कि जहाँ पर जो है वो चीज़ें एक्शंस लेते चले जाएं और ख़ुद ब खुद चीज़ें जो हैं वो बेहतर जाएंगी। अनफॉर्चुनेटली जो बदनसीबी रही है शहर के साथ, वो इस शहर की ओनरशिप है कि इस शहर से नाम भी कमाते हैं लोग और पैसे भी हासिल करते हैं, मॉनेटरी गेंस भी हैं लोगों के, लोगों को लाके यहाँ पर जो है वो डिप्यूट भी किया जाता है, पोस्टिंग्स भी देते हैं, मगर इस शहर की ओनरशिप नहीं है। यही सबसे बड़ा इस शहर का डायलेमा रहा है। दुरुस्त आपने कहा, हर जगह के दुरुस्त आपने कहा। अच्छा, मैं आपका कमेंट चाहूँगा। अभी ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है लियारी में, जो जफ़र बलोच के कत्ल की बात आ रही है, किस तरह देखते हैं शहर में, क्या इसका इम्पैक्ट होगा और कौन हो सकते हैं आपके ख्याल में उनको कत्ल करने वाले? देखिए, मैं इस पर ज़्यादा तो कमेंट नहीं करूँगा। वैसे भी कलअदम तहरीक थी, कलअदम लोग हैं और यकीनन इनके अपने क्रिमिनल्स बैकग्राउंड हैं
और जो लोग क्रिमिनल्स होते हैं उनके अपने मुख्तलिफ इतने सारे ग्रुप्स होते हैं कि उसमें कोई ना कोई कार्रवाई ज़रूर कर सकता है। बहरहाल तहकीकाती इदारे जो हैं यकीनन इसकी तहकीकात करेंगे कि कौन लोग उसमें मुर्तकिब हैं, और हम उन्हीं पे छोड़ते हैं कि वो उसकी तहकीकात करें। अच्छा, ये बयान कीजिएगा कि कुछ स्पेकुलेशन है गवर्नर इशरतुल अबाद के हवाले से भी बयान कीजिएगा कि क्या उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है या नहीं दिया, और क्या अगर इस्तीफ़ा नहीं दिया तो वो वापस आ रहे हैं? समी साहब, इसकी मैं बड़े कैटेगोरिकली वजाहत कर दूं कि डॉक्टर इशरतुल अबाद साहब जो हैं वो अपनी अहलिया के इलाज के हवाले से जो हैं वो बैरून मुल्क गए हैं, और इसके लिए उन्होंने छुट्टी भी अप्लाई की थी। और ताहम जितनी भी रिपोर्ट्स गुज़िश्ता कई दिनों में आई हैं वो मीडिया स्पेकुलेशन ज़्यादा हैं बनस्बत, मैं समझता हूँ कि ऐसी जो सूरत हाल जो बता रहे हैं इस्तीफ़े के हवाले से, तो ऐसी कोई सूरत हाल कम अज़ कम मेरी दानिश में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। यकीनन अगर ऐसी कोई सूरत हाल होगी तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो वो ज़रूर मीडिया को आगाह करेगी, और यकीनन गवर्नर हाउस जो है वो इस बात को ज़रूर इंटीमेट करेगा। अगर कोई इस्तीफ़े की सूरत हाल होगी तो वो बताएंगे। मगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की बिल्कुल नॉलेज में है कि डॉक्टर इशरतुल अबाद साहब जो हैं वो अपनी अहलिया के इलाज के हवाले से गए हैं। और थोड़ा सा अगर पीछे भी जाएँ, तकरीबन 3 हफ्ते से ज़ायद जो है इशरत भाई बीच में भी गए थे जब उनकी मिसेस की तबीयत ख़राब हुई थी, तो इस हवाले से वो 2-3 दिन की रुख्सत लेके उस वक्त भी गए थे। बहुत बहुत शुक्रिया वासिफ जलील साहब, जो ये कह रहे थे कि गवर्नर इशरतुल अबाद इसलिए गए हैं, उनकी अहलिया की तबीयत ख़राब है, वो छुट्टी लेकर गए हैं, और मीडिया में ज़्यादा स्पेकुलेशन है। कोई भी डिसीजन हुआ तो यकीनन गवर्नर हाउस इस हवाले से इंटीमेट करेगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि कराची में MQM हर उस कोशिश की हमायत करेगी जो शहर में हकीकी अमन लाने के लिए मावन और मददगार साबित होगा। उनका कहना था कि लोगों ने फ़वायद उठाए हैं लेकिन इस शहर की ओनरशिप लेने के लिए कोई तैयार नहीं होता, लेकिन MQM इसकी ओनरशिप लेगी और इसकी बेहतरी के लिए हर किस्म के इक़दामात में ताउन करेगी। नाज़रीन, यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि लियारी अमन कमेटी के रहनुमा ज़फ़र बलोच को किस तरह से कत्ल किया गया, कहाँ पर वो कत्ल हुए, लेकिन ये सब ब्रेक के बाद। कराची से आने वाली खबरों के मुताबिक लियारी अमन कमेटी के तर्जुमान ज़फ़र बलोच को कत्ल कर दिया गया है। ये वाक़या आपसे थोड़ी देर कबल हुआ। बताया जा रहा है कि शायद वो अपने घर जा रहे थे, फायरिंग का वाक़या हुआ बजंजो कॉलोनी में या बजंजो चौक में, जगह का नाम बताया जा रहा है, और ज़फ़र बलोच को कत्ल कर दिया गया। इस वक्त शहर शदीद मसाइल का शिकार है। हम चलते हैं अपने ब्यूरो चीफ रेहान हाशमी की जानिब कराची में, और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यह वाक़या किस तरह हुआ और शहर में अमन पर इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। रेहान, किस तरह यह वाक़या हुआ? देखिए समी इब्राहिम साहब, तो तकरीबन 9:45 में वाक़या हुआ। ज़फ़र बलोच अपने मुहाफ़िज़ मोहम्मद अली के हमरा अपने घर जा रहे थे। बजिंदो चौक है, लियारी में बहुत मशहूर जगह है, ज़फ़र बलोच के घर के करीब ये जगह है। जैसे ही उनकी गाड़ी पहुंची, पुलिस हुक्काम का कहना है कि मुसल्लह अफराद थे, मोटरसाइकिल में उन्होंने फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद उन्होंने हैंड ग्रेनेड भी फेंका, इसके नतीजे में वहाँ ज़ोरदार धमाका भी हुआ है, लेकिन उसके नतीजे में ज़फ़र बलोच और उनके मुहाफ़िज़ शदीद ज़ख्मी हुए। उन्हें लियारी जनरल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ वो हलाक हो गए। पुलिस हुक्काम ने उनकी हलाकत की तस्दीक कर दी है। इस वक्त लियारी में शदीद कशीदगी है, हवाई फायरिंग हो रही है, दुकानें, बाजार, मार्केटें बंद हो गए। पुलिस की कमांडोज, रेंजर्स की इजाफी नफरी को तलब कर लिया गया है। अब देखना है कि पुलिस हुकाम, रेंजर्स हुकाम इसको किस तरह हैंडल करते हैं, क्योंकि कराची में जो लियारी का इलाका है वहाँ उस इलाके तो सराउंडिंग एरिया है, वहाँ कराची पूरे पाकिस्तान में गुड ट्रांसपोर्ट चलती है, तमाम चीज़ें वहाँ से गुजरती हैं। मारीपुर का रोड है, वहाँ पर पोर्ट है। अब देखना है कि पुलिस हुकाम और जो रेंजर्स हुकाम है उसको किस तरह करते हैं, लेकिन पुलिस की नफरी भेज दी गई है। रेंजर्स हुकाम भी वहाँ पहुँचना शुरू हो गए हैं, रेंजर्स के जो ट्रूप्स हैं वो भी आना शुरू हो गए। अब जो कशीदगी है वो लगता है कि आज ख़त्म नहीं होगी, बल्कि इसमें 1-2 दिन लग सकते हैं। जी अच्छा, ये बताइए रेहान कि वहाँ पर मुख्तलिफ गैंग्स हैं जिनकी आपस में लड़ाई हो रही है। कुछ ये भी एक डिमांड की जा रही थी कि लियारी में ऑपरेशन भी किया जाए। एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे ऑपरेशन नहीं करती क्योंकि जो लियारी गैंग है उसका ताल्लुक, अमन कमेटी जो है उसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से बताया जाता था। ये तो तहकीकाती इदारे ही बताएंगे कि हकीकत में उनको कत्ल किसने किया, लेकिन कुछ स्पेकुलेशन हो रही होगी इलाके में, आपकी कुछ सोर्सेज से बात हो रही होगी। क्या आपका ख्याल है किसने ये, इस कार्रवाई में कौन हो सकता है? देखिए समी साहब, जिस जगह ये वाक़या हुआ वहाँ कोई बाहर, अगर मैं कहूँ इस तरह के
परिंदा भी पर नहीं मार सकता, कोई बाहर से आके कार्रवाई नहीं कर सकता, जो अभी तक की हमारी इत्तलात मिली है हमें पुलिस और दीगर इदारों से। क्योंकि बाहर से आके जिस जगह ये मारे गए हैं वहाँ बाहर से आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जो लियारी में रहता होगा या लियारी को जानता होगा ये उसने कार्रवाई की है, क्योंकि जिस तरह लियारी की गलियां हैं और जब ये फायरिंग का वाक़या हुआ तो एक हमलावर भी मारा गया इसमें। जो पुलिस हुकाम कहती है इसका मतलब है वहाँ से भी फायरिंग की गई है, हमलावर मारा गया है। क्योंकि अब जब से ऑपरेशन शुरू हुआ था ये इत्तलात मीडिया तक पहुंची थी और कोर्ट भी की एजेंसीज ने, पुलिस हुकाम ने के उज़ैर बलोच जो लियारी अमन कमेटी के सरबराह हैं वो बैरून हम लोग जा चुके हैं। इसके बाद से ज़फ़र बलोच ही तमाम मामला को देख रहे थे कराची में और वहाँ के उनके दीगर साथी हैं। हमारे ज़रा ये भी कहते हैं कि उनकी कुछ दिनों पहले अपने एक साथी से झगड़ा भी हुआ था। वो झगड़ा क्या था उसकी तफसीलात सामने नहीं आई, लेकिन जिस जगह ये वाक़या हुआ वो लगता है कि ये अंदर के ही लोग होंगे, क्योंकि जिस जगह पुलिस हुकाम का कहना है कि उसकी शदीद फायरिंग हो रही है, हम खुद कोशिश कर रहे हैं, बख्तरबंद गाड़ियाँ तलब की जा रही हैं ताकि इस इलाके में पहुँचा जा सके। इनकी जो अभी तक की इत्तलात हैं वो लियारी जना जो अस्पताल है वहाँ ले जाया गया है इनको करीब ही, क्योंकि तमाम लियारी में जितने भी वाक़यात होते हैं तमाम लोग वहीं जाते हैं। उसके बाद ये सिविल हॉस्पिटल बाद में लाया जाएगा, लेकिन अभी जो मादीपुर रोड है एतराफ़ में जब ये मीडिया पर नशर होना शुरू चीज़ें कि वो हलाक हो गए ज़फ़र बलोच, उसके बाद काफ़ी कशीदगी फैल गई है। अब कल सुप्रीम कोर्ट भी है कराची में, अमन अमान के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का आज वो हेयरिंग भी है। अब पुलिस सुबह क्या स्टांस लेती है, रेंजर्स क्या स्टांस लेती है कि आया ये ज़फ़र बलोच अपने दो ग्रुपों की लड़ाई में मारे गए हैं या किसी और ने मारा है, ये अभी आहिस्ता आहिस्ता खबरें आना शुरू होंगी। 15 मिनट तक में जैसे मैंने कहा कि 9:45 पर यह वाक़या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता खबरें आना शुरू होंगी। लेकिन अभी तक की जो इत्तलात हैं कि ये लगता ऐसा है कि ये अंदर से ही कुछ लोग होंगे। वो कौन लोग हैं, आया कोई अशरफ पप्पू ग्रुप ताल्लुक़ है, वो ग्रुप कौन है, उसके बारे में पुलिस हुकाम अभी कहती है कि हम तो अभी कशीदगी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद बताएंगे कौन से ग्रुप ने मारा है। अच्छा, आपकी गहरी नज़र है रेहान, आप कराची में ब्यूरो चीफ हैं, लियारी पर भी आपकी गहरी नज़र है ये, क्योंकि उज़ैर बलोच के करीबी साथी बताए जाते थे, तर्जुमान थे पीपल्स अमन कमेटी के। अब इनकी रिमूवल के बाद एक गैंग के अंदर भी तो एक लड़ाई शुरू होती है कि कौन बनेगा, उसका रिप्लेसमेंट कौन होगी। अब आप ये फोर्सी करते हैं कि कराची के अंदर लियारी में ख़ास तौर पर जो गैंग वार है, ये आपस की लड़ाई है, उसमें अगले चंद दिनों में आप इजाफा देखते हैं? देखिए, आज पुलिस और रेंजर्स ने बड़ा अच्छा ऑपरेशन किया, एक ग्रुप के लोग मारे, 3 गैंगस्टर मारे गए, उसके बाद वहाँ कशीदगी हो गई थी, ज़ख्मी हुए थे कुछ लोग, उनको लाया गया। आज जो अभी वाक़या हुआ ज़फ़र बलोच का, क्योंकि ये इससे पहले भी इन पे हमला हुआ था, इनकी एक टांग में तकरीबन 10 से 12 गोलियां लगी थीं। ये काफ़ी अरसे से इलाज भी कर रहे थे और बेहतर हो गए थे, लेकिन इनका नाम आपको बताऊं कि FIR में भी नाम था, वज़ारत दाखिला ने इनके सरों की कीमत मुकर्रर कर रखी थी, लेकिन ये आप देखते थे कि मीडिया पे भी आते थे। लेकिन अब जैसा आपने कहा कि उज़ैर बलोच अभी तक सरबराह हैं, जो पीपल्स अमन कमेटी के रहनुमा हैं वो अभी तक सरबराह हैं, लेकिन ये जो इनकी जो हैसियत थी वो तर्जुमान की। लेकिन कराची में जैसे रेंजर्स हेडक्वार्टर का घेराव किया था, उस वक्त भी ज़फ़र बलोच ने डिप्टी कमिश्नर साउथ, कमिश्नर कराची और दीगर पुलिस हुकाम से बातचीत की। 2 घंटे ज़ायद ये मुजाहरा जारी रहा था, तमाम CMO जाने की कोशिश की। उस वक्त भी ज़फ़र बलोच एक रहनुमा की हैसियत से पीपल्स अमन कमेटी के उन्होंने बात की और मुजाहरा पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गया था और लोग वापस आ गए थे। इनका किरदार इस हद तक था कि जो भी कराची में वाक़ होते थे, पीपल्स अमन कमेटी या मुजाहरा करती थी, तमाम ऑर्गेनाइज ये करते थे, मीडिया से रब्ता रखते थे, तमाम मालूमात मीडिया को फराहम करते थे कि जी आज ये वाक़या हो गया, हम मुजाहरा करने जा रहे हैं। तो तर्जुमान, जैसे मैंने कहा, तर्जुमान की हैसियत थी। जब इन पर पहला हमला हुआ था तो उसके बाद से ये उस मुजाहरे में आते थे, लेकिन उसके मैंने आना छोड़ दिया था। लेकिन जब वज़ारत दाखिला ने एक फहरिस्त जारी की थी एप्स काउंटर की, जैसे सरों की कीमत, उसमें इनका नाम भी शामिल था, FIR में नाम शामिल है, और जो अदालतें वारंट गिरफ्तारी जारी कर रही हैं उसमें भी इनका नाम शामिल है उज़ैर बलोच के साथ। अब देखना है कि पुलिस हुकाम क्या बताते हैं अपनी तफ्तीश में। लेकिन कराची की जो अभी तक की सूरत हाल है, लियारी सख्त कशीदगी है, फायरिंग हो रही है, लोग घरों में महसूर हो गए हैं। अब जैसे मैंने पहले बताया कि पुलिस और रेंजर्स हुकाम इस कशीदगी को किस तरह ख़त्म करते हैं वो थोड़ी देर में मज़ीद पता चल जाएगा और सुबह तक सूरत हाल मज़ीद वाज़ेह भी हो जाएगी। अच्छा रेहान, मैं यहाँ पर आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए जो दूसरा जो एक पूरा ओवरऑल ऑपरेशन हो रहा है कराची में,
उसकी कुछ जो मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, कुछ तफसील आ रही थी और कुछ जो MQM के लोगों से बात हो रही है, उनका ये कहना है कि ये जो, इस पर कुछ कमेंट कीजिए कि ये जो ऑपरेशन है ये ज़्यादातर उन इलाकों में किया जा रहा है जो बेसिकली MQM के, जिन्हें हम गढ़ समझते हैं, मसलन जिसको हम समझते हैं सेंट्रल कराची या नॉर्थ कराची, जबकि दूसरी जगहों पर उनका ये कहना था कि ये ऑपरेशन ज़्यादा नहीं हो रहा, ख़ास तौर पर जिस तरह वो कटी पहाड़ी या कंवारी कॉलोनी, जहाँ पर जो कालेदम तंजीमों के लोग हैं, जो जिन्हें हम टेररिस्ट समझते हैं, वो लोग हैं जहाँ पर वो रिहाइश पजीर हैं या उनकी एक्टिविटी है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, आप कहें कि रेंजर्स और पुलिस का ऑपरेशन है, वो पुलिस के भेजती रहती है, रेंजर्स हुकाम भी हमें मीडिया को आगाह करते रहते हैं। लेकिन अगर देखा जाए, क्योंकि कराची बहुत बड़ा शहर है, यहाँ बड़ी ज़िला सेंट्रल जो है बहुत बड़ा इलाका है, यहाँ पर आप देखें और तो तमाम वोटर्स हैं MQM के, वहाँ बिल्कुल वो ऑपरेशन हो, क्योंकि MQM के बड़े वोटर्स मुख्तलिफ पूरे कराची में आपने देखा, उन्होंने बड़ा मैंडेट लेके भारी मैंडेट हासिल किया था। बहुत सारे लोग वहाँ पर रहते हैं, वहाँ ऑपरेशन हुए थे। लेकिन रेंजर्स हुकाम का कहना है कि हम बिला तफरीक ऑपरेशन कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ये कह रही है, आज जो रेंजर्स ने लियारी में ऑपरेशन किया, इससे लगता है कि ये तमाम ऑपरेशन पूरे कराची में है। कल रात एक कालेदम तंजीम का एक रुकन था, वो मारीपुर में मारा गया, CID ने मुकाबले में मारा, उसके बारे में कहते हैं वो TTP का अहम रहनुमा था। लेकिन MQM को इसलिए ज़्यादा फील हो रहा है क्योंकि तमाम के तमाम जो इलाके हैं जहाँ सेंट्रल है, जैसे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है, वहाँ बहुत ज़्यादा MQM की असर रसूख है, वहाँ बड़ी तादाद के वोटर्स रहते हैं। जैसे लांडी है, कोरंगी है, तो इस इलाकों में बहुत ज़्यादा वोटर्स हैं। उसी तरह आप जैसे आज आपने बताया, रेंजर्स और पुलिस ने बड़ा कामयाब ऑपरेशन किया, 3 गैंगस्टर मारे गए, ये मुकाबला हुआ और उसमें 6 पकड़े गए। वो 6 बड़े मैं आपसे आपको रेहान मैं रोकूंगा क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है। इस वक्त जो लियारी है वहाँ पर हवाई फायरिंग हो रही है, दुकानें मार्केट्स बंद कर दी गई हैं, एक कशीदगी का आलम है। अगरचे एक्स्ट्रा नफरी पुलिस की मंगवा ली गई है, लेकिन ये निहायत अहम होगा कि कल और परसों क्या वहाँ पर डेवलपमेंट होगी और पुलिस इस सारी सिचुएशन को किस तरह डिफ्यूज़ करती है, किस तरह इसको हैंडल करती है, ये आने वाला कल ही बताएगा। नाज़रीन, यहाँ पर हम लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि ये तालिबान आखिर चाहते क्या हैं, और फिर ये जो वाक़या हुआ अपर दीर में, उसके बाद अब पाकिस्तान की फ़ौज क्या सोच रही है। लेकिन ये सब ब्रेक के बाद। तालिबान से मुज़ाकरात की बात हुई APC में, उसके बाद बड़े सवालात उठे। एक सवाल यह था कि मुज़ाकरात के लिए किसी कंडीशन का ऐलान नहीं किया गया और किसी को कुछ पता नहीं कि इसकी प्रेमिसेस सारे मुज़ाकरात की क्या होंगी। इस वक्त जब अपर दीन में आज से 3 दिन पहले एक वाक़या हुआ जिसमें पाकिस्तानी फ़ौज के ऑफिसर्स को शहीद किया गया, तो एक बहस चल निकली है पाकिस्तान में कि तालिबान चाहते क्या हैं, क्योंकि तालिबान ने न सिर्फ इस वाक़े को, इसकी जिम्मेदारी ली इसकी, बल्कि ये भी कहा उनके तर्जुमान ने कि वो हमले जारी रखेंगे क्योंकि अभी बाकायदा मुज़ाकरात नहीं शुरू हुए। अगर हम नज़र डालते हैं तालिबान रहनुमाओं के बयानात की जानिब और अलकायदा के रहनुमाओं के बयानात की जानिब, तो जो आज ताज़ा तरीन बयान आया है आयमन अल जवारी का, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि वो पाकिस्तान को जहादियों की एक महफूज पनागाह बनाना चाहते हैं ताकि ये जहादी बाद में वहाँ पर इस्लामी निज़ाम के नफाज के लिए कोशिशें कर सकें। अगर हम तालिबान रहनुमाओं की जानिब के बयानात की जानिब देखें तो उनका ये कहना है कि वो एक ऐसे निज़ाम का वहाँ पर इन्फोर्समेंट चाहते हैं, इस्लामी निज़ाम वो कायम करना चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान की स्टेटमेंट्स को देखें तो उनका ये कहना है कि तालिबान इसलिए खफा हैं कि वो पाकिस्तान में उनसे ये वादा किया गया था कि इस्लामी निज़ाम कायम किया जाएगा, लेकिन वो निज़ाम कायम नहीं हुआ। एक बड़ा सवाल है ये कि आखिर तालिबान चाहते क्या हैं, मुज़ाकरात में हुकूमत पाकिस्तान उन्हें क्या ऑफ़र करेगी। आज हम इस पर बात करेंगे जनाब मारिया सुल्तान साहबा से, और इसके साथ हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी ने। सबसे पहले मैं चलता हूं जनाब डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी की जानिब। रिजवी साहब, तालिबान चाहते क्या हैं? देखिए, तालिबान एक नजरियाती तहरीक है और वो चाहते हैं कि जो उनकी अपनी इस्लामी सोच है उस किस्म का और उनकी प्रेफरेंस वाला एक सियासी माशरती निज़ाम जो है वो नाफिज किया जाए पाकिस्तान के अंदर, और उसकी बुनियाद पर वो अपने नज़रियात को एक ट्रांसनेशनल फ्रेमवर्क में भी लेकर चला सकें। तो उनका एजेंडा बड़ा वाज़ेह है और बड़ा क्लियर है, और आजकल उनमें एतमाद हमें बहुत ज़्यादा नज़र आता है क्योंकि पिछले चंद माह में जो कामयाबियाँ उन्होंने हासिल की हैं पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ, चाहे वो इलेक्शन का दौर था
या नई हुकूमत के पहले 4 हफ्ते, तो उस एतमाद की वजह से वो ये समझते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो ऑफर है उसके साथ वो टफ प्ले कर सकते हैं, यानी उसमें वो लिबर्टी ले सकते हैं और प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि जो मुज़ाकरात की ज़रूरत पाकिस्तानी सियासी हुकूमत या पाकिस्तानी हुकूमत की है, तालिबान की बुनियादी ज़रूरत नहीं है। मारिया साहबा, मैं इसी सवाल को आगे आपकी जानिब बढ़ाऊंगा, तो फिर इससे हम ये मतलब लें कि ये जो मुज़ाकरात अभी हुकूमत क्लेम कर रही है हो रहे हैं या आगे चलकर सामने होंगे, तो फिर ये पाकिस्तान में कोई इस्लामी रियासत कायम करने के हवाले से जो तालिबान के मुतालबात हैं उन पर पाकिस्तानी हुकूमत बात कर रही होगी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें समझना चाहिए कि इस वक्त तालिबान हैं क्या पाकिस्तान के अंदर। मसला ये कि हम मुख्तलिफ़ किस्म के मफरूज़े जो हैं उनकी बुनियाद के ऊपर अपनी हिकमत अमली के ऊपर बयानात शाया करते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त ख़तरात मौजूद हैं, ख़ास तौर के ऊपर जिसको हम तालिबान कह रहे हैं, ये आपके सरहदी इलाके और ख़ास तौर पे फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरिया या इलाका गैर के अंदर मौजूद हैं। और इसके अंदर आपके पास 2-3 तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रोह मौजूद हैं। एक तो वो ग्रोह है जो नज़रियाती तौर के ऊपर जो है ये समझता है कि शायद इस्लामी रियासत या इस्लामी जो खदोखाल है पाकिस्तान के, वो उस तरह पूरे नहीं हो रहे जिस तरह के इस्लामी रियासत के होने चाहिए। दूसरे वो ग्रोह है जो इसका ताल्लुक अफ़गानिस्तान के साथ है और जो चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान की जो जंग है पाकिस्तान के अंदर लाई जाए। और तीसरा वो ग्रोह है जिनका ताल्लुक जो है क्रिमिनल ग्रुप्स के साथ है, ड्रग माफिया के साथ है, और वो चाहते हैं कि इसकी पुष्ट बनाई के ऊपर, यानी इस नज़रियाती कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है वो अपने मफादात को जो है आगे लेकर बढ़ें। इस वक्त जो आपने मुज़ाकरात की बात की है, और अगर आप APC की बात करते हैं तो उसमें जो चीज़ वाज़े तौर पे की गई है वो ये कहा गया है कि हम अमन को एक चांस देंगे, लेकिन हम मुज़ाकरात अपने लोगों के साथ इलाका गैर में करेंगे। यानी इस वक्त आप दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मुहिम जोई जो है जारी रखेंगे, लेकिन जो वहाँ इस वक्त आपके पास ट्राइबल एरिया के अंदर जो आपके लोग मौजूद हैं उनके साथ हुकूमत मुज़ाकरात करेगी कि किसी तरह जो ग्रे और जो ब्लैक आपके पास टेररिस्ट हैं उसके अंदर जो है तफरका पैदा हो सके, और उसके साथ साथ आप लोगों को अपने साथ लेके जा सकें। दहशतगर्दी या जो आपके पास काउंटर इंसर्जेंसी होती है उसका बुनियादी फ़र्क ये होता है कि जिसके अंदर आवाम जो है किस तरफ जाती है और आवाम की राय आमा किस तरफ है। जैसे कि सवात का मसला था, उसके अंदर जब आवाम का और हुकूमत का और आपके रियासती इदारों का एतमाद की फ़ज़ा बहाल हुई, तो आप ना सिर्फ कामयाब ऑपरेशन करने में ऑपरेशन करने में कामयाबी हासिल हुई, बल्कि उसके साथ साथ आपने वो इलाके भी बड़ी हद तक क्लियर किए। इसीलिए इस वक्त भी जो आप मुज़ाकरात कर रहे हैं वो आप अपने लोगों के साथ इलाका गैर के अंदर कर रहे हैं। और रही बात दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, तो आपकी जो बुनियादी मकसद है इस वक्त जो 1000 से ज़ायद आपने मिलिट्री ऑपरेशंस किए हैं 2009 से लेके 2013 तक, उसका बुनियादी मकसद ये है कि आप उसको सरहद को जो है महफूज बना खासतौर सकें। पे 2014 जी, से बात आप उसको महफूज कर हमारे साथ ही रहिए। असली साहब, कुछ लोगों का यह ख्याल है कि जब 2014 में नेटो फोर्सेस चली जाएंगी या अमेरिकन चले जाएंगे अफगानिस्तान से, तो फिर जो पाकिस्तान के तालिबान हैं और अफगान हिस्से के तालिबान वो मुश्तरका कार्रवाइयाँ करेंगे और फिर वो रियासत पाकिस्तान पर उस वक्त हमला करने की पोजीशन में होंगे। और गालबन कुछ लोगों ये उनको अंदेशा है, वो ये खौफ करते हैं कि अगर इनको अभी कमज़ोर नहीं किया गया तो उस वक्त वो ऐसी कार्रवाइयाँ कर सकते हैं जिससे पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो। देखिए, अगर 2014 के बाद अफगानिस्तान में खलफशार अंदरूनी खलफशार बढ़ता है, जिसका कि बहुत इम्कान है, और तालिबान अफगानिस्तान वाले मजबूत होते हैं, तो इसका बुनियादी नतीजा ये निकलता है कि पाकिस्तान के ट्राइबल एरिया में जो मिलिटेंसी है, जो ट्राइबल जो तालिबान हैं, वो मजबूत और मुस्तहकम हो जाते हैं, क्योंकि उनको अफगानिस्तान से रीइंफोर्समेंट मिलती है। और दूसरी इसकी वजह यह है कि जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ तालिबान ग्रुप्स हैं, उन्होंने पाकिस्तान मेन लैंड के अंदर जो मिलिटेंसी मौजूद है, सेक्टरियनिज्म मौजूद है, उनसे अपने नजरियाती लिंकेजेस इस्टेब्लिश कर लिए हैं। लिहाजा अगर 2014 तक पाकिस्तान ट्राइबल एरिया में अपनी बुनियादी हैसियत कायम नहीं कर पाता, तो 2014 के बाद पाकिस्तान की मुश्किलात में माजी की निस्बत ज्यादा इजाफा हो जाएगा। मारिया साहबा, अब मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि अपर दीर में जो वाक़या हुआ जिसमें पाकिस्तानी फ़ौज के ऑफिसर्स शहीद हुए, कुछ लोगों से हमारी बात हुई है तो इस वक्त बहुत एक गम और गुस्से की हालत में है पाकिस्तान की फ़ौज। आपके सोर्सेज क्या बता रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज इस वाक़े के हवाले से क्या सोच रही है, और जो सूरत हाल जिसका अभी जिक्र हसन अस्करी साहब ने किया उसको उस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान की फ़ौज
क्या सोच रही है, वो कैसे पेशबंदी करेगी, क्या हिकमत अमली फाइनली होगी उनकी? देखिए, पहली बात तो ये है कि आप हालत पे जान लें, इससे तो इनहराफ करना जो है यकीनी तौर के ऊपर बहुत सारी ज़मीनी हक़ाइक़ से जो है इनहराफ करने के बराबर होगा। दूसरी बात यह है कि मैं थोड़ा सा मुख्तलिफ नुक्ता नज़र रखती हूँ। मेरे ख्याल से आपने 2009 से लेकर 2014 तक की तैयारी के लिए आपने मुस्तकिल तौर के ऊपर अपनी जो रियासती अमलदारी है वो इलाका गैर के अंदर ज़्यादा मजबूत किया। आपने मुतअद्दिद जो हैं मुतअद्दिद जो हैं मिलिट्री ऑपरेशंस किए हैं और इस वक्त भी आप शुमाली वज़ीरिस्तान के अंदर ज़्यादातर एरिया के अंदर कंटेस्टेड कंट्रोल के अंदर, यानी कि आप इसको क्लियर कर रहे हैं। अपर दीर की जो आप की जो वाक़या जो है सानिया जो पेश आया है वो इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस की वजह से, और जिस वक्त सवात के ऊपर तालिबान ने जो है यलगार की थी तो उसके अंदर आपकी मुख्तलिफ जगह के ऊपर इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइसेस रह गई थी। आपने बड़ी हद तक उनको क्लियर किया था, लेकिन कुछ जगहों के ऊपर ये जो है मौजूद रहीं। और ये जब भी कोई एरिया जो है एक वॉर एरिया डिक्लेयर होता है तो वहाँ आपके पास ये थ्रेट्स रहते हैं बहुत अरसे तक। तो ये पहली बात है। दूसरी बात ये कि ये कोई प्लान्ड अटैक था जो सिर्फ़ और सिर्फ आपके मेजर जनरल और उनकी तरफ डायरेक्टेड था, तो ये हरगिज़ डायरेक्टेड अटैक नहीं था, लेकिन ये ख़तरात की नौयत को मारिया साहबा आप जो कह रही हैं ना कि ये डायरेक्टेड नहीं था, तहरीक तालिबान पाकिस्तान इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले चुकी है, उनके तर्जुमान मीडिया को ये कह चुके हैं कि ये हमारे सवाल चैप्टर में किया, तो इसलिए ये जो बात के ये बात ये नहीं, देखिए बात ये है कि वो तो जिम्मेदारी लेना तो जाहिर सी बात है, ब्रांड वैल्यू की बात है, जिसके अंदर वो चाहते हैं वो अपने आप को ताकतवर दिखाना चाहते हैं। लेकिन जैसे कि आपने सवात में भी देखा था, दहशतगर्द की ताकत जो है वो दहशतगर्दी के साथ मुंसलिक है अगर वो खौफ और हरासा कर सकते हैं आपकी जो है अपोजिंग साइड को। दूसरी बात यह है कि इसके लिए आपको आवाम के साथ अपने रवाबत बेहतर करने पड़ेंगे। अगर आपके सिक्योरिटी फोर्सेज और आपके रियासती इदारों की जो एतमाद का जो एतमाद की फ़ज़ा जो है वो बहाल रहती है तो आप यकीनी तौर के ऊपर बेहतर जो है हिकमत अमली कर सकते हैं ज़मीन के ऊपर और आपको कामयाबी भी हासिल होएगी। लेकिन इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस जो है, अगर वो कहते हैं कि ये हमारे ईस्टर्न चैप्टर या वेस्टर्न चैप्टर या किसी भी चैप्टर की जो कहते हैं कि जी उनकी कार्रवाई से हुआ है, तो ये यकीनन गलत बात है, क्योंकि जो इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस है वो आप ज़मीन के ऊपर या रोड के ऊपर कहीं लगा देते हैं और उसके ऊपर जो टारगेट है जो आपकी आम राहदारी होती है, जो फौजी राहदारी है, जो आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू है, बिल्कुल आपका ये नुक्ता नजर है, जाहिर सी बात है कि वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट करने का मतलब ये नहीं है कि इट इज इक्वल टू सक्सेस, यानी कि कामयाबी की निशानदेही नहीं है। अच्छा अस्करी साहब, मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि आज हमने ये देखा कि वहाँ पर जो बॉर्डर है हमारा अफगान, वहाँ पर अफगान फोर्सेस ने भी कार्रवाई की और 5 शहरी जो हैं उनको हलाक कर दिया गया। अफगान जो लोग हैं उनका ये कहना है कि अफगान हुकूमत का ये कहना है कि ये आम आदमी नहीं थे, ये वहाँ पर कार्रवाइयों में मुलव्वस थे, जबकि हमारा ये कहना है कि वो आम आदमी थे। तो किस तरफ जा रहे हैं हम के दहशतगर्द भी मार रहे हैं और अब अफगान फोर्सेस भी मार रही हैं? देखिए, ये इस किस्म की सूरत हाल कोई इतनी हैरान कुन नहीं है। जब बॉर्डर क्रॉसिंग दोनों साइड से होती है, यानी पाकिस्तान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से पाकिस्तान, तो उसमें फिर जो फोर्सेस हैं वो किसी न किसी वजह से अगर अटैक करती हैं तो जाहिर है वो ब्लेम तो अफगानिस्तान वाले अपने ऊपर नहीं लेंगे, वो इनको दहशतगर्द ही करार देंगे कि हमने उनका पीछा किया है। लेकिन इस किस्म की सूरत हाल उस वक्त तक रहेगी जब तक कि पाकिस्तान वाले अपनी बॉर्डर पे कंट्रोल मुकम्मल तौर पे नहीं करते। इस किस्म की सूरत हाल 2014 के बाद मजीद बढ़ जाएगी, क्योंकि अफगानिस्तान से ये लोग कंट्रोल नहीं होंगे। जब अफगानिस्तान से ये लोग कंट्रोल नहीं होंगे तो अफगानिस्तान की हुकूमत हर चीज़ का मलबा पाकिस्तान पर डालेगी और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात या पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पे वाक़यात जो हैं वो बढ़ जाएंगे। अस्करी साहब, एक ये भी बयान कीजिएगा कि जब ड्रोन हमलों को हम कहते हैं कि ये हमारी जो सोवरेनिटी है उसकी खिलाफ वर्जी है, तो अगर जो सेंचुरी जिस तरह दुनिया कह रही है, अगर हमारे यहाँ वो अड्डे ठिकाने मौजूद हैं और हम बाहर से भी किसी कार्रवाई को नहीं होने देंगे, तो फिर खुद तो हमें कार्रवाई करना पड़ेगी। देखिए, सॉवरेनिटी के 3 माने होते हैं और हम सिर्फ एक माने को इस्तेमाल करते हैं। सॉवरेन जमीन पे कोई दूसरी कुव्वत अपना फौजी कार्रवाई नहीं कर सकती, ये सॉवरेनिटी का एक माना है। दूसरा सॉवरेनिटी का माना ये होता है कि मुल्क के खिलाफ जो ना हो, और तीसरा सॉवरेनिटी का मतलब ये होता है
कि आपको अपनी सरजमीन, जिसको आप अपनी सरजमीन क्लेम करते हैं, उस पे आपको बालादस्ती, उस पे आपको कंट्रोल हासिल हो। पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि जो दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी वहां से लोगों का आगे पीछे जाना और कंट्रोल का होना, ये दोनों मशकूक हैं, लेकिन हम इसकी बात करना पसंद नहीं करते। बहुत बहुत शुक्रिया हसन अस्करी साहब और बहुत शुक्रिया मारिया सुल्तान साहबा। नहायत अहम मामला दहशतगर्दों के साथ, तालिबान के साथ मुज़ाकरात का। हुकूमत का अभी तक ये दावा है कि मुज़ाकरात चल रहे हैं। आज भी वज़ीर इत्तलात और नशरियात ने कहा कि मुज़ाकरात जारी हैं। देखते हैं कि अगले दिनों में ये किस तरह अनफोल्ड होता है और कब कौम को इत्माद में लिया जाएगा कि किन शराइत पर उनके साथ गुफ्तगू की जा रही है। यहाँ पर हम लेते हैं एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद हम चलेंगे डेरा इस्माइल खान में, जहाँ आज एक नहायत अहम इंतखाब था। अगरचे एक नशिस्त का इंतखाब था, अहमियत इसलिए ज़्यादा थी कि मौलाना फजलुर रहमान के साहबजादे का मुकाबला था PTI के कैंडिडेट से, जहां PTI ने फतह हासिल की। क्या मुहर्रकात थे जिसकी वजह से मौलाना का शिकस्त हुई, ये सब एक ब्रेक के बाद। आज डेरा इस्माइल खान में एक अहम इंतखाबी मार्का हुआ NA 25, जहां पर मौलाना फजलुर रहमान के साहबजादे मौलाना असद महमूद ने इलेक्शन लड़ा। दर हकीकत ये उनका एक सियासी कैरियर का आगाज़ था और ये बताया जा रहा है कि ये उनको एक जो सियासी जानशीन है मौलाना फजलुर रहमान के, उसके हैसियत से उन्हें लॉन्च करने की कोशिश की थी, लेकिन आज वो इस हल्के से शिकस्त खा गए तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार से। और बुनियादी तौर पर ये गुज़श्ता 50 साल ये जो हल्का है, अगर देखा जाए तो उसमें मौलाना फजलुर रहमान की बिला शिरकत गैर उनकी जमात की डोमिनेंस रही है। 1962 में इस हल्के से सबसे पहले उनके वालिद मौलाना मुफ्ती महमूद इलेक्ट हुए थे। यही वो हल्का था जहां 1970 में मौलाना मुफ्ती महमूद ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी इलेक्शन में हराया था। ये वो वक्त था जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, उनकी पीपल्स पार्टी ने हर तरफ फतह हासिल की थी। लेकिन आज उसी नशिस्त पे, उसी जगह पर मौलाना का बेटा मौलाना असद महमूद हार गए इलेक्शन। क्या मुहर्रकात थे, क्यों हारे, तहरीक इंसाफ ने किस तरह उन्हें शिकस्त दी, ये आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जनाब असलम अवान, हमारे नुमाइंदे डेरा इस्माइल खान के ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब असलम साहब। वालेकुम सलाम समी साहब। असलम साहब बताइए कि ये एक बड़ा इस पर नज़र थी जो तमाम सियासी पंडित हैं उनकी, क्योंकि मौलाना असद को लॉन्च किया जा रहा था और एक बड़ा ये अहम फैसला था मौलाना फजलुर रहमान का, लेकिन आज उनकी वो जो सियासी बसीरत, महारत सब धरी रह गई। कैसे हुआ ये? सभी साहब, ये यकीनन मौलाना साहब के लिए बहुत बड़ा धचका है, क्योंकि डेरा इस्माइल खान उनका आबाई ज़िला है और फिर ये जो हल्का है ये उनका ख़ास तौर पर आबाई हल्का है। मौलाना साहब का अपना गांव जो है अब्दुल खैल, वो इसी हल्के के अंदर आता है और इस नशिस्त पर जो है मौलाना फजल रहमान या उसके वालिद कभी भी नहीं आ रहे और ये 1962 से इनकी एक लेगेसी इस पर चली आ रही थी और ये बहुत बड़ी मिथ है जो आज ये टूटी है और मौलाना साहब के बेटे ने शिकस्त खाई है। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि मौलाना अपने बेटे को एक जानशीन के तौर पर, एक लीडर के तौर पर इंट्रोड्यूस कराना चाहते थे सियासत में। उनका टारगेट ये MNA की सीट नहीं थी, बल्कि उनका टारगेट जो है उनकी जमात की क़यादत है और ये सियासी तौर पर उनको प्रमोट करने का एक वसीला था कि वो पार्लियामेंट में पहुंच जाते और पूरी पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है उनसे उनका ताल्लुक भी डेवलप होता, उनका तारफ भी होता, वो फिर मीडिया पे भी आते, वो TV के टॉक शोज में भी जाते। तो यूँ इस तरह मौलाना को बहुत बड़ा झटका लगा है कि मौलाना का बेटा जो है वो इंतखाबी शिकस्त से, ये बल्कि ये इंतखाबी शिकस्त नहीं है, ये मौलाना की बहुत बड़ी सियासी शिकस्त है। अच्छा अवान साहब, ये बताइए कि वहाँ पर जो हल्के हैं, देखा हमने कि जो कुंदी फैमिली थी वो भी इकट्ठी हो गई और भी दूसरे ग्रुप इनके साथ मिल गए। ये बयान कीजिएगा कि मुस्लिम लीग नून ने, वैसे तो वो मरकज़ में इनके इत्तेहादी हैं, क्या मुस्लिम लीग नून ने और पीपल्स पार्टी ने मौलाना की मदद नहीं की? ये सभी साहब, ये बड़ी दिलचस्प हकीकत है यहाँ पर कि पूरे सूबे में ANP, पीपल्स पार्टी और नून लीग का अलायंस था ज़िमनी इलेक्शन में, लेकिन ये डेरा इस्माइल खान का वाहिद हल्का है जहाँ पर पीपल्स पार्टी के डिप्टी स्पीकर जो थे, साबिक डिप्टी स्पीकर फैसल करीम कुंडी, मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे सनाउल्लाह मियाँ खेल और ANP के उम्मीदवार मखदूमजादा मुरीद काजिम शाह जो मखदूमा बिलोट है, ये सारे के सारे लोग जो थे इस वक्त मौलाना के मुखालिफ थे और जितने भी मुख्तलिफ सियासी ग्रुप हैं वो सारे के सारे मौलाना के अगेंस्ट खड़े थे। समी अलीज़ईयों का एक ग्रुप है जिसमें वो इनका मेंबर असम्बली मुंतखब हुआ था, समीउल्लाह अलीज़ई,
बाद में उसने तहरीक इंसाफ ज्वाइन की। इसी तरह गंडापुर ग्रुप का जो सरदार है, सरदार इसरारुल्लाह खान गंडापुर, वो भी आज़ाद हैसियत में मुंतखब हुए थे जी। सारे ग्रुप उनके खिलाफ, मौलाना के खिलाफ थे ये सारे ग्रुप बोले। अच्छा, मुस्लिम लीग नून जो है वो तो ये भी कुछ खबरें थी कि उन्होंने कुछ उन्हें खंबे ट्रांसफार्मर्स भी दिए, वफाक ने, कुछ ऐसी भी इतलात थी। हाँ, इस बात के कुछ इतलात है कि कुछ इमदाद जो है मौलाना को वापडा की तरफ से मिली है और उसमें मैकपो जो है मुल्तान इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी के जो है खंबे यहाँ पर पकड़े गए हैं। फिर बन्नू से जो है कोई ग्रिड स्टेशन नया बन रहा है, उनके भी कुछ ट्रांसफार्मर और खंबे भी यहाँ पकड़े गए हैं। और ख़ास तौर पर यह बात बड़ी अहम है कि मौलाना ने बड़ी कोशिश की है कि वो पीपल्स पार्टी यहाँ पर अपना कैंडिडेट पुट करे ताकि वोट जहाँ पर उनका मुखालिफ वोट तकसीम हो और मौलाना का बेटा जो है वो आसानी से जीत जाए। इसके लिए उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी को भी इन्फ्लुएंस किया और उसको इस बात का इंसेंटिव भी दिया कि वो उसके बेटे के लिए जद्दोजहद भी करेंगे। और जरदारी से भी यकीनन उसने मदद की अपील की है, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो अपना कैंडिडेट उन्होंने लॉन्च नहीं किया और पीपल्स पार्टी का जो मुतवक्के उम्मीदवार था डिप्टी स्पीकर, साबिक डिप्टी स्पीकर फैसल कुंडी, वो मैदान में नहीं उतरे। तो इससे ये अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि मौलाना जब मुस्लिम लीग नून की तरफ माइल हुए तो शायद जरदारी साहब जो है उससे कुछ नाराज थे, तो इसलिए उन्होंने इस तरह की कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं की जिससे मौलाना को कोई सियासी फायदा होता। अच्छा, अब जो मौलाना की सियासत है, ये जैसे आपने बयान किया, एक बड़ा ये अहम वाक़या हुआ है, उनकी एक शिकस्त हुई है। तहरीक इंसाफ उनकी बड़ी हरीफ जमात है जिनके हाथों उनकी शिकस्त हुई है। तो अब मौलाना का जो सियासी सफ़र है आगे आप क्या देखते हैं? यकीनन समी साहब मौलाना एक बहुत साहिब बसीरत रहनुमा हैं, उनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है, वो एक बहुत बड़े मकतब फ़िक्र के जो है लीडर हैं। तो इस तरह तो हो नहीं सकता कि मौलाना को इस किस्म के कुछ छोटे मोटे झटके जो है उसकी सियासत को या उसकी हैसियत को कोई नुकसान पहुंचा सके। अलबत्ता ये एक सदमा है जो मौलाना को बिल्कुल ज़ाती तौर पर पहुंचा है, क्योंकि जिस चीज़ की तरफ मौलाना इस सिचुएशन को ले जाना चाहते थे वो JUI की क़यादत है और उसके लिए उसने अपने बेटे को तैयार किया है। उसको तालीम भी मज़बूत दिलाई गई है, उन्होंने कासिमुल उलूम से जो है डिग्री हासिल की है, फिर उसने सीरिया से भी मज़बूत तालीम हासिल की है और वो उस लड़के ने BA भी की हुई है। वो जदीद और कदीम का बेहतरीन इम्तजाज भी बताया जाता है। असद महमूद जो है वो बड़ा टैलेंटेड है और उसको मौलाना साहब जो है वो उसकी ग्रूमिंग भी कर रहे हैं। तो ये एक मसला है, लेकिन मौलाना की जो हैसियत है, वो सियासी हैसियत है, उसको फिलहाल इस तरह आसानी से डैमेज नहीं किया जा सकता। अच्छा, ये बयान कीजिएगा कि आज जो ओवरऑल क्या सेंटिमेंट था, जो वोटर्स का हम नंबर देख रहे हैं वो भी टर्नआउट भी खासा रहा। ये बयान कीजिए कि ख़वातीन हर हल्के में आज अपने पोलिंग स्टेशन पर वोट डालती रही, किसी ने रोकने की कोशिश तो नहीं की? नहीं, इस हल्के सभी साहब इस हल्के में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ख़वातीन को वोट डालने से रोका गया हो। ये एक ऐसा इलाका है जो डेर असमल खान का इलाका, जहाँ पर अक्सरियत जो है वो सराइकी स्पीकिंग लोगों की है, जहाँ के अपने रस्म व रिवाज हैं, अपनी कदरें हैं। तो यहाँ इस किस्म का कोई जबर नहीं था। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि इस हल्के के अंदर डिस्ट्रिक्ट टांक के जो 129 पोलिंग स्टेशन थे उसमें तकरीबन 124 पोलिंग स्टेशन जो है वो मौलाना हार गए हैं। क्लीन स्वीप किया है दावरकुंडी ने वहाँ, और ये बड़ी हैरत अंगेज बात है। ये बहुत बड़ी मिथ टूटी है, क्योंकि इस इलाके में बेटनी एरिया आता है, कुछ बरवत है, यानी जो पश्तून बेल्ट था। ये पहली दफ़ा इस तरह हुआ है कि बेटनी एरिया में जो ये FR बेटनी के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, ये कबायली जो है, ये मौलाना फजरमान के सिवा या मजहबी जमातों के सिवा किसी को वोट नहीं देते। ये पहली दफ़ा इस तरह हुआ है कि लोगों ने तहरीक इंसाफ को बड़ी भारी अक्सरियत से यहाँ मैंडेट दिया, और ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है और हकीकतन ये तब्दीली है जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अच्छा, ये आप ये तब्दीली की बात कर रहे हैं, कुछ थोड़ा सा ये बयान कीजिए कि ये कोई सेंटिमेंट मौलाना के खिलाफ हो गया था और जो पावरफुल ग्रुप्स हैं वो मिल गए थे, या हम इसे ये भी समझ सकते हैं कि ये जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है KPK में, 100 दिन की उनकी जो कारकर्दगी है, लोगों ने उस पर एतमाद का इजहार किया है? हाँ, ये बात आपकी दुरुस्त है कि तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट है उसके 100 दिन जो है वो कंपैरेटिवली बड़े बेहतर थे। इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोगों ने महसूस किया है कि करप्शन जो है उसमें वाज़ेह कमी आई है। फिर इसकी तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है इस सूबे की, वो पब्लिक के साथ भी राब्ते में है। चीफ मिनिस्टर यहाँ तशरीफ़ लाए, 3 दिन तक वो यहाँ रहे, उन्होंने अस्पतालों पे छापे मारे, थानों पे छापे मारे, जेल में गए, लोगों के साथ राब्ते किए, शहर के तमाम जो अमायदीन थे उनसे वो मिले, ताजरों से वो मिले, टीचरों से वो मिले, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से मिले। तो उसने लोगों से मशवरे भी लिए, तजावीज़ भी लिए, उनका फीडबैक भी लिया। तो इसके असरात भी हैं कि यहाँ पर एक तब्दीली जो है वो वाज़ेह तौर पर महसूस की जा रही है। और दूसरी बात ये थी कि इलाकाई ग्रुप जो है वो मौलाना के अगेंस्ट है। उसकी एक तो वजह यह है
कि मौलाना जो है वो आला तरीन लेवल पर राब्ते करते हैं नवाज शरीफ से या आसिफ जरदारी से, और मकामी जो लीडरशिप है उसको नज़रअंदाज करते हैं। तो जाहिर है ये लोग भी इस इलाके के मुक़्तदिर वडेरे हैं, सियासत में भी इनका बहुत तवील एक रोल है। तो जब वो नज़रअंदाज होते हैं तो उनकी अना ज़ख्मी होती है, तो जब उनकी अना ज़ख्मी होती है तो वो फिर जब भी मौका उनको मिलता है तो वो मौलाना से अपना सियासी इंतकाम चुका देती है। तो इसमें ये बात भी थी, और सबसे अहम बात ये थी कि तहरीक इंसाफ का सेंटिमेंट मौजूद है, लोग तब्दीली की तरफ जा रहे हैं और बड़ी तेज़ी से लोग तहरीक इंसाफ को अडॉप्ट कर रहे हैं, उसके फ़लसफ़े को अडॉप्ट कर रहे हैं, उनके नज़रिए को अडॉप्ट कर रहे हैं, और लोग एक किस्म का अपने आप को आज़ाद और फ्री महसूस करते हैं। बहुत शुक्रिया असलम अमान साहब, जो ये कह रहे थे कि ये बड़ा अहम आज मार्का था और बड़ा धचका है मौलाना फजलुर रहमान की सियासत को, क्योंकि अपने वो बेटे को सियासत में लॉन्च करने जा रहे थे, वो उनका सियासी जानशीन जो मुस्तकबिल में जाकर जमीयत उलमाए इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप की क़यादत को संभालेगा, आज उसको शिकस्त हुई। दावर कुंडी ने शिकस्त दी जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे। असलम अमान का यह भी कहना था कि ये जो वहाँ के डेरा इस्माइल खां के लोग हैं, दर हकीकत उन्होंने तहरीक इंसाफ की जो सूबाई हुकूमत है उसकी पॉलिसीज़ पर भी एतमाद का इजहार किया है और मैसेज दिया है कि वो तब्दीली चाहते हैं और वो समझते हैं कि जो पहले 100 दिन थे वो हुकूमत के बड़े बेहतर 100 दिन थे। नाज़रीन, यहाँ पर हमारा प्रोग्राम अब ख़त्म होता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी टॉप स्टोरी में नई खबरों और नए एनालिसिस के साथ। तब तक अपने साथियों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।